हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम संतोष पंत, आपका दोस्त, जो आपको YouTube में सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग और कोडिंग इजी लैंग्वेज पे, जिससे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में अपना करियर बना सकें। और अगर आप इस प्रोसेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो अपनी नॉलेज को इन्हांस करके आप अपने कैसे अपनी पोजीशन को और अपनी नॉलेज को अपनी बढ़ा सकते हैं और अपने करियर में इससे फर्दर ग्रोथ पा सकते हैं। मुझे जो भी अपने एक्सपीरियंस में मैंने गेन किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इससे कुछ मदद मिल पाए। इन दिनों हम डिनायल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त चाहते हैं कि मैं डिनायल्स के ऊपर पहले चैप्टर्स क्लियर करूं उनको, क्योंकि जिनसे वो डिनायल सॉल्व कर सकें। तो इसी से रिलेटेड पहले मैंने आपको कुछ मॉडिफायर्स के बारे में समझाया था कि कैसे कैसे कौन से मॉडिफायर का डिस्क्रिप्शन क्या है। और अब मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि किन मॉडिफायर्स को आप यूज़ कर कर हम अपने क्लेम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना इंश्योरेंस को कॉल किए हुए, सिर्फ एनालिसिस करते हुए और बिना किसी कोडर से हेल्प लिए हुए। इससे पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल पीरियड क्या होता है और ये कैसे काम करता है हेल्थ केयर प्रोसेस में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल पीरियड से रिलेटेड जो डिनायल्स होते हैं हमारी प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के, इन डिनायल्स को आप मॉडिफायर लगाकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप मेरे आने वाली वीडियोस से अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो पे आगे। डिनाइल्स फॉर ग्लोबल पीरियड। डिनाइल्स क्या होते हैं पहले पढ़ लेते हैं। क्लेम्स आर डिनाइड फॉर ग्लोबल पीरियड व्हेन द एडिशनल सर्विस बिल्ड ड्यूरिंग ग्लोबल पीरियड आर इंक्लूडेड इन द मेन प्रोसीजर परफॉर्म्ड। जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा कि ग्लोबल पीरियड क्या होता है। जब आप कोई सर्जरी बिल करते हैं, अगर वो माइनर सर्जरी होती है या मेजर सर्जरी होती है, उस सर्जरी के कुछ दिनों तक इंश्योरेंस कंपनी उस सर्जरी से रिलेटेड कोई भी सर्विस को पे नहीं करती है। बोलती है क्योंकि ये आपने सर्विस दी थी, इसके रिलेटेड अगर सर्विस है तो आप अलग से आपको पेमेंट उसका नहीं मिलेगा। तो जो हम ड्यूरिंग दिस पीरियड जो हम क्लेम बिल करते हैं वह डिनाई हो जाते हैं। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिनारियों में हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं आज हम समझेंगे। ग्लोबल पीरियड में जो हमारे माइनर प्रोसीजर होते हैं उनके लिए जो ग्लोबल पीरियड होता है वो इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है 10 डेज, और जो मेजर प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए 90 डेज। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आप कैसे यह जान सकते हैं कि किस प्रोसीजर का ग्लोबल पीरियड कितना है, अगर वो माइनर है तो कितना है और मेजर है तो कितना है। वो आप वो टूल यूज कर कर आप उसको जान सकते हैं। अब हम आगे आज देखेंगे कि हम अपने डिनायल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हमको क्लेम्स को डिनायल को सॉल्व करना है ग्लोबल पीरियड से रिलेटेड, तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि जो हमारी सर्विस है जो डिनाई हुई है ग्लोबल पीरियड के लिए, वह कौन सी सर्विस है। वह एक इवैल्यूएशन मैनेजमेंट का सीपीटी कोड है या वो एक सर्जरी का कोड है। और अगर वो सर्जरी का कोड है तो वह मेजर सर्जरी है या माइनर सर्जरी है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये मॉडिफायर हमारा उसी के बेसिस पे यूज होगा। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा जो ये बंडल हो गया है सर्जरी के साथ में ग्लोबल पीरियड में, वह किस सर्जरी के साथ बंडल हो गया है। यूजुअली हम जब पेशेंट का अकाउंट हिस्ट्री देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इसकी सर्जरी पास्ट में हुई थी। तो ये ऑब्वियस है कि अगर इसका 90 डेज ग्लोबल है तो ये 90 के अंदर आ रहा है, लास्ट सर्विस डेट ये थी। और आज जो हमारा पीरियड जो हमारा क्लेम पिल हुआ है वो इन 90 डेज के अंदर में है, तो हम वो जान लेते हैं। अदरवाइज हमें इंश्योरेंस कंपनी भी कई बार कॉल करके बता देती है कि यह ग्लोबल पीरियड के लिए डिनाई हो गया इस प्रोसीजर के साथ जो इस पर्टिकुलर डे में हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डिनाई हुआ है वो ईएनएम का कोड है या सर्जरी का कोड है। वो हम ये समझ के चलते हैं कि हम ये जान लेते हैं कि मेजर और माइनर सर्जरी का कोड कौन सा है जो हमारा डिनाई हुआ है, या जो हमारा डिनाई हुआ है वो एक ईएनएम का कोड है। अब हम पहले जानते हैं कि अगर हमारा जो डिनाई हुआ है क्लेम वो ईएनएम का कोड है, इवैल्यूएशन मैनेजमेंट का कोड है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो एक ऑफिस की विजिट है, 99201 से लेकर 99215 तक कोड होगा, या वो है हॉस्पिटल का इन पेशेंट आउट पेशेंट कोई सर्विस है जो ईएनएम का कोड हमारा डिनाई हो गया है। अगर वह डिनाई हो गया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। If the E&M code denied with major surgery, then we can use 57 stating decision of surgery was taken during E&M consult. अब इस केस में क्या होता है कि आपका एक E&M का कोड डिनाई हो गया है और आपने सेम डे या एक दिन पहले सर्जरी से आपने एक कंसल्टेशन भी बिल की है साथ में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं जिस प्रोसेस में काम करता था वहां पर हॉस्पिटल में बहुत सारी सर्जरीज परफॉर्म होती थी, क्योंकि जो मेजर सर्जरीज होती हैं वो यूजुअली हॉस्पिटल में परफॉर्म होती है, माइनर सर्जरीज ऑफिस में होती हैं। तो जो मेजर सर्जरी परफॉर्म होती हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, या तो वो इमरजेंसी रूम में आते हैं या वो एडमिट हो जाते हैं। देन उनका एक कंसल्टेशन होता है, इनिशियल एवोल्यूशन किया जाता है,
और ये समझा जाता है कि इस पेशेंट का एक शेड्यूल कर दिया जाता है कि इसका अगले 2 दिन में, 1 दिन में या सेम डे हम इसका एक मेजर प्रोसीजर करने वाले हैं। तो हम एक ईएनएम का कोड बिल कर देते हैं हॉस्पिटल का, और साथ में हम जो मेन सर्जरी होती है हमारी वो सर्जरी बिल कर देते हैं। तो कई केसेस में हमारा ऐसा क्या होता है कि सर्जरी का क्लेम तो पे हो जाता है, लेकिन जो ईएनएम का कोड साथ में हमारा बिल होता है वह डिनाई हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी यह कह के डिनाई कर देती है कि आपने सेम डे या 1 दिन पहले ही आपने एक मेजर सर्जरी की है, तो आप ये अलग से ईएनएम कोड क्यों बिल कर रहे हैं, इसकी पेमेंट हमने सर्जरी में कर दी है, मेजर सर्जरी में। तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम उस मेडिकल रिकॉर्ड को रिव्यू करते हैं जिसमें इवैल्यूएशन किया गया है, और हम उस इवैल्यूएशन के अंदर हम ये पाते हैं कि डॉक्टर ने ये मेंशन किया है कि उसने पेशेंट को इवैल्यूएट किया, और उस इवैल्यूएशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि पेशेंट का एक सर्जरी किया जाएगा। तो हम यह 57 मॉडिफायर यूज करते हैं, जो 57 मॉडिफायर उस ईएनएम कोड में लगाने के बाद वो ईएनएम कोड यह दर्शाता है इंश्योरेंस कंपनी को कि जो असेसमेंट है पेशेंट का, जो अगले दिन या सेम डे या 2 दिन बाद जो सर्जरी की गई है, वह सर्जरी परफॉर्म नहीं हो सकती थी अगर हम ये इवैल्यूएशन ही नहीं करते। इसलिए हमें इवैल्यूएशन के अलग से पेमेंट इशू होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिलिंग के पार्ट पे हम पहले ही 57 मॉडिफायर लगा देते हैं। हम बता देते हैं कि भाई इसी कंसल्टेशन के अंदर डिसीजन लिया गया है मेजर सर्जरी का, और अगर क्लेम डिनाई हो गया है तो डिनाई होने के बाद भी हम अपने ईएनएम के कोड के ऊपर 57 मॉडिफायर लगाकर उसको रीफाइल कर देंगे, जिससे इंश्योरेंस कंपनी को हम बताएंगे कि यह इनिशियल डिसीजन जो था हमारा सर्जरी का इसी कंसल्टेशन में लिया गया है, ये कंसल्टेशन पे होनी चाहिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 100% आप 57 मॉडिफायर अगर यूज कर रहे हैं सिचुएशन में, तो आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा और पेमेंट आ जाएगी बिना किसी अपील को यूज किए हुए। नेक्स्ट सिनारियो होगा, इफ द ईएनएम कोड डिनाइड विद अ माइनर सर्जरी वी कैन यूज मॉडिफाइड 25 टू शो दैट द प्रोसीजर परफॉर्म ऑन द सेम डे वाज सिग्निफिकेंट बट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल सर्विस। अब ये मॉडिफाइड 25 हमारे एआर में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये माइनर सर्जरीज के साथ होता है। अगर हमारा एक ईएनएम का कोड डिनाई हो गया है सेम डे में माइनर सर्जरी के साथ, यूजुअली ये तभी डिनाइल आता है अगर आपने सेम डे में एक माइनर सर्जरी की है और साथ में आपने एक ईएनएम कोड भी बिल किया है, तो ईएनएम कोड आपका डिनाई हो सकता है बोलकर कि हमने जो आपके माइनर सर्जरी की है उसके अंदर इसकी पेमेंट इंक्लूडेड है। लेकिन इस केस में भी आपको यह दर्शाने के लिए कि जो आपका ईएनएम कोड है यह सिग्निफिकेंट है बट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, सेम डे की हुआ है, आप ईएनएम कोड के अंदर 25 मॉडिफायर लगाएंगे। ये बहुत यूज होता है हमारे ईएनएम के अंदर 25 मॉडिफायर, और हमारे जो लोग इस प्रोसेस में काम करते हैं वो जानते हो कितना मॉडिफायर 25 यूज होता है। तो अगर आपको कोई सिचुएशन मिलती है जहाँ माइनर प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, ऑफिस में होता है यूजुअली माइनर प्रोसीजर, और साथ में ईएनएम कोड है, अगर वो आप बिलिंग में पहले ही 25 बिल कर देंगे तो आपका डिनाइल नहीं आएगा। और अगर आपने नहीं यूज़ किया है तो आप 25 मॉडिफायर लगा सकते हैं अपने ईएनएम के कोड में, और आप क्लेम जब रीफाइल करेंगे तो आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा पेमेंट के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक माइनर सर्जरी डॉक्टर ने की है और साथ में इवैल्यूएट भी किया है, मतलब कि पेशेंट डॉक्टर के क्लिनिक में आया है और पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया है, देन उसका डिसाइड किया गया है कि पेशेंट को स्किन टैग है, मतलब स्किन टैग है और हमारा डॉक्टर स्किन टैग रिमूवल करता है, तो एक हम कोड बिल करेंगे स्किन टैग रिमूवल का, साथ में एक इवोल्यूशन का कोड बिल करेंगे जो वो कुछ भी लेवल हो सकता है, 9212, 213, 214, 215, कुछ भी कोड बिल हो सकता है। तो हम जो 99211 से लेकर 215 तक जो भी हम कोड बिल करेंगे उसमें हम 25 मॉडिफायर यूज करेंगे, और स्किन टैग का जो हमारा कोड होगा हम वो स्किन टैग का कोड अलग से बिल करेंगे। इससे हमारे क्लेम में अगर हमने इनिशियली बिल किया है तो डिनाइल नहीं आएगा, डिनाइल आया है तो ईएनएम कोड में 25 मॉडिफाई लगा के उसको अनबंडल कर रीफाइल कर देंगे, आपका क्लेम डिनाई होने से बच भी सकता है, और अगर डिनाई हो गया तो आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। ओके, इसमें एक मॉडिफायर और यूज होता है, हमारा बहुत यूज होता है मॉडिफायर 24, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इफ ईएनएम कोड इज डिनाइड ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड and the DX is different, then we can use modified 24 stating unrelated ENM service। अब एक सिनारियो ऐसा आएगा जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि पेशेंट आया है कंसल्टेशन के लिए और साथ ही में डॉक्टर ने स्किन टैग रिमूवल भी किया है, तो हम 99213 कोड बिल कर देंगे, 25 मॉडिफायर्स में लगाएंगे और एक स्किन टैग रिमूवल का सीपीटी कोड डाल देंगे। अब एक हफ्ते बाद या उस, अब मान के चलिए 10 दिन है उस पेशेंट जो स्किन टैग रिमूवल का ग्लोबल पीरियड था, लेकिन अगर 90 दिन ही पेशेंट वापस आ जाता है और अब वो आ जाता है अपने किसी सिस्ट को लेकर कि उसको कोई सिस्ट रिमूवल है या उसको कोई एक्जिमा है, अब उसकी कोई माइनर सर्जरी अगर डॉक्टर कर रहा है, तो हमारा क्लेम अगर डिनाई, अगर हम मॉडिफाइड 24 उसमें यूज नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारा कोड डिनाई हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो स्किन टैग रिमूवल का जो माइनर प्रोसीजर था उसका ग्लोबल पीरियड चल रहा होगा 10 दिन का, और आपने 90 दिन एक और ईएनएम कोड बिल कर दिया। लेकिन
अगर आप यह दर्शाएंगे क्लेम के अंदर कि जो आपने ये वाला यूज किया है क्लेम, ये वाला ईएनएम जो आपने बिल किया है, यह अनरिलेटेड है उस सर्जरी से जो उस प्रीवियस डे पे हुई थी, सेम डे, तो वो क्लेम आपका प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आपको शो करना पड़ेगा मॉडिफाइड 24 उस क्लेम में, जो कि दर्शाता है यह एक अनरिलेटेड ईएनएम सर्विस कोड है। तो अगर वो सिस्ट के लिए आया हो, सिस्ट रिमूवल डॉक्टर कर रहा है, तो आपको ईएनएम कोड के साथ 24 मॉडिफायर यूज करना होगा। और मेक श्योर कि आपका डायग्नोसिस कोड भी डिफरेंट हो, क्योंकि जो प्राइमरी डायग्नोसिस कोड है इंश्योरेंस कंपनी को उसको काफी वेटेज होता है, उसी को वह देखती है। तो आपका प्राइमरी डायग्नोसिस कोड सिस्ट रिमूवल का होना चाहिए, या पेशेंट का जो भी एग्जिस्टिंग सिस्ट है उसकी लोकेशन के साथ में वो होना चाहिए। तब मॉडिफाइड 24 उस डायग्नोसिस के साथ कंपैटिबल हो जाएगा और आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। अगर डिनाई हुआ है तो प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप पहले ही 24 लगा देंगे, देखेंगे कि आप ये ईएनएम का कोड बिल कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको जब कुछ भी चीज़ बताता हूं तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि आप बिलिंग कर रहे हैं तो आपको मॉडिफायर कब यूज करना है, और अगर आप एआर कर रहे हैं तो कैसे यूज करना है। तो अगर आप बिलिंग में यूज कर लेंगे तो आपका डिनाइल्स आएंगे ही नहीं। तो बिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर बिलिंग में ध्यान नहीं दिया गया है और एआर के पास ही डिनाइल आ गया है, तो एआर को 24 लगाना है अनरिलेटेड ईएनएम सर्विस बताकर, और आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। तो टोटल ईएनएम में यूज करने के लिए हमारे 3 मॉडिफायर है, मॉडिफायर 24, 25 एंड 57। ये तीनों कोड ईएनएम में बिल होते हैं। अब हम जानते हैं कि सर्जरीज के डिनाइल में हम कौन से मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। If similar surgery is denied during post-operative period, then we can use modifier 78 stating unplanned return to the operating room during post-operative period. अब मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये केसेस कहाँ होते हैं, कि केसेस कौन से होते हैं जब ये मॉडिफाई यूज होता है। ये केसेस वो हैं कि जब आपका ग्लोबल पीरियड चल रहा है, वो मेजर का हो सकता है, माइनर का हो सकता है, 10 डेज का हो सकता है, 90 डेज का हो सकता है। लेकिन आपने उसी से मिलता, जो सर्जरी हुई है उसी से मिलता जुलता 90 दिनों के अंदर आपने वही प्रोसीजर कोड बिल कर दिया, या उस सेम बॉडी पार्ट का कर दिया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ है, लेग फ्रैक्चर हुआ है, देन पेशेंट का लेग फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हुआ होगा और 90 डेज का उसका ग्लोबल पीरियड होगा। लेकिन मेरे पास जो एम्बुलेटरी क्लाइंट था, उसके पास क्या होता था कि पेशेंट कई बार एजेड होते थे, वह अपने फ्रैक्चर के ऊपर दोबारा गिर जाते थे, मतलब फिसल जाते थे, या चलने में उनको प्रॉब्लम आती थी। तो जो उनकी वोंड होते थे वो ओपन हो जाते थे दोबारा से। तो उन वोंड को रिपेयर करने के लिए, या अगर उनकी बोन्स की रिप्लेसमेंट गलत हो गई है, उनको दोबारा फिक्स करने के लिए डॉक्टर वही प्रोसीजर दोबारा करता था ग्लोबल पीरियड में, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर करता था। लेकिन जो बॉडी पार्ट होता था वो बॉडी पार्ट बिल्कुल सेम होता था, क्योंकि ट्रीटमेंट तो वहीं पे हो रहा है। लेकिन वो एक तरह से कुछ मेल फंक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो दोबारा यूज करना पड़ेगा, उसको दोबारा सर्विस देनी पड़ेगी डॉक्टर को उस पेशेंट को। तो इस केस में जब इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो ये चेक करता है कि इसका ग्लोबल पीरियड चल रहा है, तो ड्यूरिंग बिटवीन दो टाइम जो भी सर्विस होती है वो उसको डिनाई कर देता है। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन रीड की और आप जज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, ये तो अनप्लान रिटर्न था, एक तरह से हमने उसको प्लान नहीं किया ना, डॉक्टर कोई एक रेगुलर चेकअप के लिए आया है, ये तो वो उसका दोबारा उसको प्रॉब्लम हो गया, उसको ड्रेनेज हो गई है, वो गिर गया है, या उसका प्लास्टर ओपन हो गया, किसी भी कारणवश हो सकता है। तो आप उस केस में मॉडिफायर 78 लगाकर आप ये इंश्योरेंस कंपनी को बता सकते हैं कि ये अनप्लान रिटर्न थी ड्यूरिंग ऑपरेटिव पीरियड, और क्योंकि ये हमने प्लान नहीं की, ये अनप्लान हो गई है, ये पेशेंट को प्रॉब्लम थी और उसको ठीक करना ही पड़ेगा हमें ग्लो पीरियड में, और ये हमारा एडिशनल टाइम यूज हुआ है हमारे डॉक्टर का। तो आप मॉडिफायर 78 लगाकर उस क्लेम को भी पे करवा सकते हैं विदाउट एनी अपील। पर आप पहले मॉडिफायर 78 यूज कीजिए, आपका क्लेम 99% आपका क्लेम मॉडिफायर से पे हो जाएगा। लेकिन 1% नहीं भी होता है तो आप फिर अपील में आप ये पर्टिकुलर लिख सकते हैं कि ये एक अनप्लान रिटर्न थी, हमने मॉडिफायर 78 शो किया है, द क्लेम शुड बी रीप्रोसेस्ड। तो आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा, कि इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई रीजन नहीं रहेगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन ये जज करते हैं, ये दर्शाते हैं कि ये बिल्कुल सही मॉडिफायर यूज किया गया है, अनप्लान रिटर्न है, तो आपका क्लेम डेफिनेटली प्रोसेस हो जाएगा। एक और सिनारियो होता है, उसमें डिस्कस कर लेते हैं। इफ डिफरेंट सर्जरी इज डिनाइड ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, देन वी कैन यूज मॉडिफायर 79 स्टेटिंग अनरिलेटेड सर्विस बाय सेम पेशेंट ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अब मॉडिफायर 79 जो है ये कब यूज होता है, ये होता है अनरिलेटेड सर्विस में। ऊपर वाले सिचुएशन में क्या था कि हमारे पास सेम बॉडी पार्ट में आया था वो पेशेंट, सेम बॉडी पार्ट का दोबारा ट्रीटमेंट किए। लेकिन अब ऐसा भी होता है कई बार पेशेंट का एक मेजर सर्जरी हुआ है और उसका लेग फ्रैक्चर हो गया है, देन सडनली उसका कुछ और एक्सीडेंट हो गया, उसका हैंड भी फ्रैक्चर हो गया, या डिफरेंट लेग फ्रैक्चर हो गया, या कोई और इंजरी हो गई, या कोई उसका इंटरनल बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो जो इंश्योरेंस का सिस्टम होगा, अगर आप क्लेम फाइल करेंगे या सर्जरी भी फाइल करेंगे, तो वह उसको ऑटोमेटिकली पहले तो डिनाई कर देगा। अगर आपने मॉडिफायर कोई यूज नहीं किया, वो बोलेगा ग्लोबल पीरियड चल रहा है, इस ग्लोबल पीरियड में तो हम आपको कुछ भी पे नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आप मॉडिफायर 79 यूज करते हैं इनिशियली,
तो आप इंश्योरेंस कंपनी को ये बता रहे हैं कि जो आप ये सर्जरी हमने बिल की है ये अनरिलेटेड सर्जरी है प्रीवियस सर्जरी से, चाहे उस सर्जरी का ग्लोबल पीरियड चल रहा है, हम एक डिफरेंट क्लेम आपको भेज रहे हैं, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट या स्ट्रक्चर का है और इसमें डायग्नोसिस भी डिफरेंट है क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट किसी और चीज़ का हो रहा है, तो आपको इसको अलग से ट्रीट करना है और आप इसको जैसे ही बिल करेंगे ये प्रीवियस सर्जरी के ग्लोबल में काउंट नहीं होगा, इसका अपना ग्लोबल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर ऊपर एग्जांपल में लेग सर्जरी हुई है पेशेंट की तो 78 मॉडिफायर आपने यूज़ किया था, यहाँ पे अगर उसके डिफरेंट लेग में दोबारा फ्रैक्चर हो जाता है या किसी अदर बॉडी पार्ट में हो जाता है तो आप 79 मॉडिफायर लगाएंगे और जैसे ही आप ये सर्जरी बिल करेंगे आपका उस प्रोसीजर का ग्लोबल शुरू हो जाएगा, प्रीवियस वाली सर्जरी से आप उसका कोई भी रिलेशन नहीं रह जाएगा। सिमिलर केस में अगर आपने मॉडिफायर 79 यूज किया है और अगर तब भी आपका डिनाई आ जाता है तो आपको एक सिंपल अपील लिखनी है स्टेटिंग दैट द मॉडिफायर वी हैव यूज्ड 79 दैट रिफ्लेक्ट दैट अनरिलेटेड सर्विस बाय सेम फिजिशियन ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज परफॉर्म्ड। मतलब कि हमने अनरिलेटेड सर्विस की है, आपके डॉक्यूमेंटेशन वो प्रूव करने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन में डायग्नोसिस ये प्रूव करने चाहिए कि वो अनरिलेटेड सर्विस है और आपका क्लेम डेफिनेटली प्रोसेस हो जाएगा पेमेंट के लिए। तो रेजोल्यूशन हमारे सर्जरी डिनाइल्स के ऊपर है। सर्जरी डिनाइल्स में हम मॉडिफायर 78 और 79 यूज करेंगे क्योंकि मेजरली जहां तक मैंने देखा है ये दोनों मॉडिफायर ही यूज होते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी और मॉडिफायर्स हैं लेकिन इन दोनों मॉडिफायर के केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं हमारे पास। जैसे कि आप अभी आप काम करेंगे या यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के मॉडिफायर आते हैं। तो ये जो मैंने आज मॉडिफायर बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीरियड के डिनाइल्स को सॉल्व करने के लिए। थोड़े से ट्रिकी हैं, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करके सिचुएशन को जज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती रहेगी और आपको सिचुएशन रिपीटेटिव आने लगेंगी बाद में और आपको सिचुएशन देखते समझ में आ जाएगा मॉडिफायर आपने कौन सा यूज करना है। बट मेक श्योर कि आप ईएनएम के अंदर ईएनएम वाले मॉडिफायर लगाएं और सर्जरीज के अंदर सर्जरी वाले मॉडिफायर्स लगाएं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और एक्सप्लेन आपको करूंगा जिससे कि आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए इसके अंदर। और आप लोगों को मैं बताता हूँ अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो आने वाला है मेडिकल नेसेसिटी के ऊपर। मेडिकल नेसेसिटी के जो डिनायल्स होते हैं ये बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, ये बहुत पॉपुलर चैप्टर है। मेडिकल नेसेसिटी के डिनायल्स बहुत आते हैं और हमारे जो एआर के हमारे दोस्त हैं ये ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको कोडिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। तो जो मेडिकल नेसेसिटी डिनाइल आते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, वो सीधा कोडर्स के पास भेज देते हैं उसे कि आप कोडिंग डिपार्टमेंट आप इसको ठीक कर दो। मैं आपको अपने चैनल पर बिना किसी कोडर की हेल्प लिए हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप ये डिनाइल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने ही नॉलेज के बेसिस पे। और बहुत इजी, ज़्यादा ट्रिक नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बना रहना होगा और वेट करना होगा मेरे अगले आने वाली वीडियो के लिए। तो अभी तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।